अब हम अपने खुद के विषय पर आते हैं। आज का विषय हमने जो चुना है वो आजकल का बहुत ही तकलीफ देने वाला व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी, कौटुंबिक, आर्थिक और सभी प्रकार की तकलीफों को एक साथ एक ही आदमी पर टूट पड़ने ऐसी स्थिति पैदा करने वाला ये रोग है, जिसको हम पॉपुलरली कैंसर। वैसे ये शब्द ही बोलना मेरे को तो पसंद नहीं। मैं जैसे मेरे बारे में बताया गया कि 37,000 पेशेंट, वो तो लॉकडाउन पहले का है, अभी तो पता नहीं कितने हो गए होंगे, लेकिन इतने पेशेंट देखने के बाद भी इतने 100 बार मैं ये शब्द नहीं बोल रहा हूँ, इतनी मेरे को इस शब्द से घिन होती। उससे अच्छा कि मैं मेरे इस डिजीज के पेशेंट को ठीक करने में मेरी ताकत लगाऊं, यही मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है। और ये पिछले 25-30 सालों से मैं ये करता आया हूं, और उससे जो भी मुझे अच्छे परिणाम और जो पद्धति मैंने अपनाई है उसको ठीक करने की कोशिश करने की, वो सब आप सब लोगों के साथ आज शेयर करने के लिए मैं उपस्थित हूं। सिंपल भाषा में समझना हो कि ये रोग क्या है या तो कैंसर क्या होता है, वो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना हो तो जैसे अपने फैमिली में 3-4 लड़के लड़कियां बच्चे होते हैं, उसमें अगर एक बच्चा थोड़ा बिगड़े दिल शहजादे कहते हैं ना, ऐसा हो जाए, ठीक से पढ़ा लिखा हो लेकिन कुछ काम ना करता हो, बस बैठे रहता हो, और शादी कर ली हो तो हर साल एक कैलेंडर नया ऐड भी करता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या फैमिली की हालत होगी? बस यही हालत ये डिजीज में होती है, कैंसर में। जो कैंसर का सेल होता है वो शरीर का ही सेल होता है, कुटुंब का ही सभ्य होता है, फैमिली का ही मेंबर होता है, लेकिन बिगड़े दिल शहजादे जैसा वो काम वाम करता नहीं और घर बैठा रहता है, खाता सबसे ज्यादा है। एक शरीर का नॉर्मल सेल जितना खाता है उससे 2.5 गुना खा जाता है, और इसके कारण दूसरे सेल को कम खाना मिलता है। महाभारत में आपने सुना होगा कि पांडव जब अज्ञातवास में थे तब उनको भिक्षा लाके खाना पड़ता था, और वो भिक्षा जो भी आती थी उसके 2 भाग पड़ते थे। उसमें एक भाग भीम खाता था और बाकी के 50% भाग में से 4 पांडव, कुंती मां और द्रौपदी, इन सभी को खाना पड़ता। सेम सिचुएशन शरीर में ये जो कैंसर का सेल है वो पैदा करता है। कोई भी न्यूट्रिशन शरीर में जाता है उसमें से 2.5 गुना न्यूट्रिशन, ढाई भाग न्यूट्रिशन तो वही खा जाता है, बाकी के न्यूट्रिशन में से पूरे शरीर के सेल को खाना पड़ता है। इसलिए एक और कैंसर तो पुष्ट ही होता जाता है और दूसरी ओर दूसरे सेल वीक पड़ते जाते हैं। अब शरीर एक फैमिली है, और वो जानता घर में ऐसा गड़बड़ है तो वो छिपाने की कोशिश करता है, और अच्छी तरह किसी की तरह अब एक भाई जरा वीक हो, जरा विचित्र हो, तो दूसरे भाई जैसे सब संभाल लेते हैं, उसकी नादानियां या बदतमीजियों को बाहर नहीं आने देते। उसी तरह से शरीर की इम्यूनिटी, शरीर के दूसरे सेल उस सेल की एक्टिविटी को छिपाते रहते हैं और शरीर को पता नहीं चलने देते कि तुम्हारे अंदर ये इतनी बड़ी गड़बड़ हो जा रही है, होती जा रही है। और हम आराम से हल्का सा सर दुखता है, या थोड़ी एसिडिटी हो गई, या कंधे में थोड़ा दर्द हो गया, या पेशाब में कोई तकलीफ पड़ गई, कोई ऐसा थोड़ा ही सोचता है कि मेरे को ये कैंसर हो गया होगा।
अगर डॉक्टर भी आपको सिर्फ सिंपल ऐसी और हेडेक में बोल दे कि हाँ आप ये इसका टेस्ट करा लो, तो आप ही मना कर देंगे कि अरे यार सिंपल एसिडिटी है, थोड़ी कुछ दे दो दवाई, ठीक हो जाएंगी, खाने का सोडा या तो अभिपत्ति कर ऐसे ही। लेकिन कोई वो इस डिजीज के ऐसे हल्के फुल्के सिम्टम को ध्यान में नहीं लेता, और जब वो कैंसर का सेल बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होते 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 30 गुना हो जाता है, तब जाके पहली बार पता चलता है शरीर को कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है शरीर में। और वो तब भी पेशेंट उसका केयर नहीं करता, गड़बड़ है, हाँ आप इतनी भागदौड़ में इतनी तकलीफ होती है, क्या करें, वो दूसरी चीजों को ब्लेम करते हुए उसको टाल देता है। हाँ अभी वो थोड़ा घर की सफाई चल रही है इसलिए थोड़ा होता होगा, या तो ये बच्चों की एग्जाम है इसलिए थोड़ा होता होगा, या वो प्रमोशन लेना है इसलिए थोड़ा बॉस के पीछे आगे करना पड़ता है इसलिए थोड़ा होता होगा। इस तरह से दूसरी चीजों पर उसको टाल देता है, और ये भाई साहब कैंसर के सेल बढ़ते ही जाते, 2.5 गुना खाते हैं इसलिए पैदा भी उतने ही करते हैं, और वो भी उसके जैसे ही पैदा करते हैं। तो वो 2.5 गुना पैदा भी करते हैं, और जो पैदा करते हैं वो भी उसके जैसे ही होते हैं, 2.5 गुना खाने वाले। तो चारों ओर से वो पूरे शरीर में कुरुता मूल एक अपनी जड़ें गाड़ देता है, तब जाके उसको पता चलता है। और फिर भी जब तक पेशेंट का रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता, उसको नौकरी करने में या घर चलाने में या खाना पकाने में या खाना हजम करने में तकलीफ नहीं होती, तब तक वो इसके बारे में सोचता नहीं, और ऐसा कुछ मेरे को हुआ होगा ऐसा सोचता नहीं, और उसके कारण फिर ये बढ़ चढ़ के परेशान करते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये 30 बार मल्टीप्लाई हो, म्यूटेशन बोलते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, तब वो पहली बार पता चले ऐसा होता है। इसलिए ये टाइम उसका होना और पहली बार पता चलना, इसके बीच में वो 4 से 6 साल ले लेता है। आप बताइए ये कितनी मुश्किल वाली बात है। ये 6 साल पुराना होता है जब पता चले तब भी। इसलिए फिर बहुत फास्ट ट्रीटमेंट करनी जरूरी बन जाती है। उसमें अगर पेशेंट ये सोचे कि चलो पहले कन्वेंशनल या सरकारी या बीमा वाली या तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट करा लेते हैं, फिर बाद में आयुर्वेद करेंगे, तो फिर बाद में दूसरी कोई ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा सोच के अगर वो चलता है तो वो बहुत बड़ी गलती करता है, बहुत अपने आप को बहुत खतरे में डाल रहा है। ऐसा मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस बोलता है, 32 ऑलमोस्ट हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डिजीज ऐसा है कि वो पता चले तब भी हम लेट होते हैं, और उसके लिए हमें सभी ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल हो उसको एक साथ ऑपरेट या तो एग्जीक्यूट या तो बरतनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मंतव्य है। अगर आपने एक के बाद एक या तो सिर्फ एलोपैथी या सिर्फ आयुर्वेद या सिर्फ योग ऐसा करके चलाया तो खतरे से खाली नहीं। इसलिए ये तीनों योग, आयुर्वेद और जरूरत मतलब की एलोपैथी, सभी की कॉम्बिनेशन एक साथ एक जगह पर अवेलेबल हो, ऐसी ट्रीटमेंट अगर इस डिजीज के लिए की जाए तो ही कुछ फायदामंद हो सकते हैं, कुछ आशा बन सकती है, वरना तो इतना किया लेकिन खर्चा हुआ लेकिन फायदा उतना नहीं हुआ।
ऐसा आपको सुनना पड़ेगा जो जिसको भी हुआ है उसके। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सभी ट्रीटमेंट को जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आप अफोर्ड कर सके हो वो सभी को एक साथ कर लेना है। और ये एसजीबीटी की खासियत या तो इस इंस्टीट्यूट की यही खासियत है कि ये सभी ट्रीटमेंट्स आपको एक ही जगह पर कंप्लीटली अवेलेबल और बेस्ट, यू आर इन द बेस्ट हैंड्स। आप सबसे सेफ और सबसे ज्यादा सलामत हाथों में चिकित्सा पाएंगे। ये कैंसर का ये प्रारूप है, ऐसा है। इसलिए जब भी जहां भी आपका निदान हो और फिर उसकी चिकित्सा के लिए आप अपनी प्रवृत्ति शुरू करो तो पहले एसजीबीटी का सोचो, तो आपको ये बहुत ही मुनाफे वाला या तो सबसे कम घाटे वाला चिकित्सा क्रम रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है। अब इसी बात को सिंपली मैं समझाता हूं। सपोज एक ग्लास में पानी आपने भरा, उसमें आप 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो वो हिलाएंगे, घुल जाएगी, दिखेगी भी नहीं। दूसरी चम्मच डालोगे, उसको हिलाओगे तो वो भी घुल जाएगी। तीसरी चम्मच डालोगे वो भी घुल जाएगी। चौथी डाली तब भी घुल जाएगी, दिखेगी नहीं। दिखेगा तो क्या, पानी थोड़ा धूमिल, हेजी उतना दिखेगा। 5वीं चमची डालोगे तब 1 चम्मच नीचे जमेगा, पानी के नीचे सतह। तो ये जो डिजीज भी है उसकी 5वीं चमची वो या तो ब्रेस्ट में जमती है, या तो जीभ में जमती है, या तो गाल में जमती है, या तो ब्रेन में जमती है, या तो लंग्स में सेलेक्ट होती है, या तो इस तरह से सभी अंगों में वो 5वीं चमची जमती है, जिसकी जांच हो सकती है। जिसकी जांच हो सकती है, जिसकी जांच हो सकती है, जिसकी बायोप्सी हो सकती है, जिसके लक्षण होते हैं, वो ये 5वीं चमची है। अब जो कन्वेंशनल या तो पारंपरिक जो ट्रीटमेंट या तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट है, वो इस 5वीं चमची के ऊपर बहुत जोरदार ट्रीटमेंट करता है। या तो वो 5वीं चमची को उखाड़ के फेंक देते हैं, जिसको सर्जरी बोलते हैं, या फिर उसको केमोथेरेपी से मार डालते हैं, या रेडियोथेरेपी से जला डालते हैं। अब ये काम होने में बाकी के जो सेल है, बाकी का जो बॉडी है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है, आपका खान पान है, आपका हाजमा है, आपका श्वसन है, आपका पेट की सफाई है, पेशाब की प्रॉब्लम है, नींद का, ये सब डिस्टर्ब करता है। लेकिन अब वो 5वीं चमची उसको किसी की तरह निकालना ही है, और ये 5वीं चमची आपने निकलवा दी, उसका केमोथेरेपी कर दिया, रेडियोथेरेपी कर दिया, और आप समझते हैं कि हाँ रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, अभी कुछ नहीं आ रहा। अरे मेरे साथ ये तो 5वीं चमची की ट्रीटमेंट हुई, अभी 4 चम्मच शरीर में घूम रहे हैं, उसका क्या, थोड़ा भी मौका मिला तो तुरंत फिर दूसरी जगह पर सेटल हो जाएगी, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसलिए ये दूसरी जगह जब तक वो मेटास्टेसिस या तो दूसरी जगह जमकर नया पैदा नहीं करता, कैंसर का नया फॉर्म, तब तक न केमोथेरेपी दी जा सकती, न रेडियोथेरेपी दी जा सकती, न सर्जरी की जा सकती। तो क्या हमको वेट करना है जब तक वो पैदा न हो? ये 4 चम्मच जब तक शरीर में कहीं रोग न पैदा करे तब तक हमको बैठे रहना है? नहीं, यही तो आयुर्वेद काम आता है कि वो जो फलती हुई, घूमती हुई 4 चम्मच शरीर में
कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स जो शरीर में, सर्कुलेशन में, बॉडी में घूम रहे हैं, या तो बॉडी के सेल की एक प्रकृति, टेंडेंसी बन गई है मैलिग्नेंट होने की, वो पूरी मैलिग्नेंट टेंडेंसी दूर करना है, कम करना है, और उसके लिए पूरे शरीर की जो धूमिल या तो हेजीनेस है बॉडी का, जिसमें ये 4 चम्मच जो आपको समझाने के लिए मैंने बताया, वो दोष प्रकोप हम बोलते हैं, वो प्रसर होते हैं, शरीर एक परिधावता, तो वो प्रसर दोषों को हमें शरीर में से निकालना होगा, शरीर को साफ करना होगा, स्वच्छ करना होगा, और स्वच्छता में ही प्रभुता है। इसलिए ये स्वच्छता, वो 5वीं चमची को तो आपने चलो सर्जरी कर दी, केमोथेरेपी कर दी, रेडियोथेरेपी कर दी, सब ठीक हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, लेकिन मेरे भाई अभी 4 चम्मच बाकी है। उसके लिए हम आयुर्वेद से और योग से उन 4 चमचियों को नेस्त नाबूद करने की पूरी क्षमता रखते हैं। ये सबसे बड़ी, आज शायद पहली बार किसी ने इस बात की घोषणा की होगी, बाकी अभी तक ऐसी बात कभी किसी ने बताया हो ऐसा मुझे याद नहीं। तो इस तरह से हमें ये 4 चम्मच को, या तो सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके बाद जो बाकी का रेसिड्यूअल या तो शेष रह गया हुआ, जो लेबोरेटरी में पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कैंसर जो शरीर में घूम रहा है, उसको सफाई करने की, उसको सिस्टम में से वॉश आउट करने की, उसको सिस्टम में से किक आउट, निकाल के भगा देने की जो चिकित्सा है, वो आयुर्वेद बखूबी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। मैं ये आप सब लोगों से आज उसके बारे में भी बात करना चाहता हूं। हम यहाँ जो भी ये ऐसा पेशेंट आता है, इस रोग का पेशेंट बड़ी फाइल लेके आता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट करा के आता है, आर्थिक, व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक हर प्रकार की परेशानियों से त्रस्त होकर फिर आयुर्वेद में आता है, जबकि ये सब चीजें एक साथ पहले से ही करनी होती है। और ये आप आज गांठ बांध के रख लो, जब भी किसी को भी, आपको, आपके अगल बगल में किसी को भी ऐसा सुनो, तो उनको ये बताओ कि सब कुछ एक साथ करो, तभी जाके कुछ अच्छा फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले उसके शरीर में हम ताकत बढ़ाने का काम करते हैं। जो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, उसके कारण वो खुद बहुत वीक पड़ जाता है, रूखा सा हो जाता है, पूरा शरीर ड्राइड आउट हो जाता है, शुष्क हो जाता है, कोरा, रुखा पड़ जाता है, रुक्ष हो जाता है, क्योंकि केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बहुत ही गरम टाइप की ट्रीटमेंट है, और उसके कारण शरीर ड्राई आउट होता है, शुष्क होता है, दुबला पड़ जाता है, वेट लॉस बहुत होता है, भार क्षय बहुत होता है, खुद ये डिजीज भी भार क्षय करता है, और उसकी ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वाली ट्रीटमेंट भी भार क्षय करता है। और क्योंकि कीमोथेरेपी थोड़ी स्ट्रॉन्ग और यूं समझो कि जहर वाली दवाइयां होती हैं, उसके कारण शरीर में भी एक विषाक्तता, जहरीलापन फैला हुआ होता है, उसको भी निकालना होता है और उसको भी निर्विष करना होता है शरीर को। वो सब पहले आए हुए पेशेंट को हम ब्रूहण करते हैं, घी पिलाते हैं, घी खिलाते हैं, ताकि आप सबको पता है घी शरीर के लिए कितना उपयोगी है, कितना। हमारे तो शास्त्रों ने ये भी बोला है कि
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज लेके भी घी पीना चाहिए। तो हम पहला काम यही करते हैं कि सबको घी पिलाते हैं। वो पहले दिन 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच तक पिलाते हैं। फिर वहां से वापस आते हैं कि 9 चम्मच, 8 चम्मच, 7 चम्मच, 5 चम्मच। तो ऐसा करने में 8-10 दिन में पेशेंट में एक लाली, एक स्मूथनेस, ये ऐसा करता है साहब, हाँ ताकत आ गई शरीर में, घी गया ना, क्योंकि वो उसने घी पहले पिया हुआ होता है और वो घी खाया हुआ होता है, इसलिए उसको पता है कि घी खाने से, हाँ दूध मक्खन घी खाया करो, शरीर बनाया करो, ऐसे बुजुर्गों ने उसको भी बोला होता है और उसने अपने बच्चों को भी बोला होता है। इसलिए पेशेंट को अगर घी खिलाते हो तो वो बड़ा खुश हो जाता है और कम से कम 2-2.5 किलो वजन बढ़ जाता है। और वो उसके पूरे वो इस डिजीज के कोर्स में सबसे पहली बार ऐसा बनता है कि जब उसका वजन बढ़ता है और उससे वो बड़ा प्रोत्साहित हो जाता है। फिर उसके जो जहां का भी वो डिजीज है, उस डिजीज की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर गले में है, जीभ में है, गाल में है, गले में है, लंग्स में है, स्टमक में, होजरी में है, लीवर में, किडनी में, आंत में, गुदा में, पेनिस में या गर्भाशय में, कहीं भी हो सकता है, बोन में, ब्रेन में, ब्लड में, कहाँ नहीं होता। वो उसको ध्यान में लेते हुए उसकी कुछ मेडिसिन, उसके भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन, उसको उल्टियां न हो उसकी मेडिसिन, उसका पेट की सफाई, हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाए और पेट की सफाई अच्छी हो जाए उसकी मेडिसिन, पेशाब ठीक हो, नींद अच्छी आए, उसको अच्छा लगे किसी भी तरह कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैंसर की ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, ये सब बहुत कारगर होते हुए भी पेशेंट की फीलिंग बहुत लो हो जाती, ही फील्स वेरी लो। अरे ये कहाँ मुश्किल में पड़ गए, एक तो रोग इतना परेशान करता था, उसमें ये ट्रीटमेंट भी और परेशान कर रहे। तो समटाइम्स पीपल फील द ट्रीटमेंट मोर डेंजरस देन द डिजीज। पर ऐसा हो उसमें ये घी वाली ट्रीटमेंट, ये सब दवाइयां अलग अलग, उसकी प्रकृति, उसका अग्नि, उसका नाड़ी देखना, उसका हाजमा ठीक करना, उसकी नींद ठीक लाना, उसको फ्रेशनेस फील कराना, उसकी शरीर में ताकत लाना, वजन बढ़ाना, उसको सेंस ऑफ वेलबींग अच्छा फील कराना, ये सब प्राइमा फेसी सबसे प्रारंभिक जरूरत होती है ट्रीटमेंट की, और वो हम अच्छी तरह से करते हैं तो पेशेंट बड़ा खुश हो जाता है। अभी वो 4 चम्मच की ट्रीटमेंट तो बाकी है, अभी तो सिर्फ पेशेंट को खुश और फ्रेश करना है। जो उसका डायग्नोसिस का सदमा है और ट्रीटमेंट का जो मुश्किल परेशानी, उसका आर्थिक, दूसरा जो भी व्यक्तिगत हेल्थ वाइज जो भी उसका प्रॉब्लम है, उसके साथ डील करना, वो प्राइमा फेसी पहले 15-20 दिन यही ट्रीटमेंट चलती, उससे उसकी ताकत, फ्रेशनेस, अलर्टनेस, भूख बढ़ती है, हाजमा ठीक होता है, नींद आना शुरू होती है। वो घर वाले पहली बार बोलते हैं कि हाँ चेहरे पर थोड़ी लाइट मारता है चेहरा, या लाली आ गई, ये पेशेंट को पहले फील करा देते, उससे वो उसको पक्का हो जाता है, हाँ बस अब मेरी सही ट्रीटमेंट। वैसे केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन पता नहीं उससे उसको उतना अच्छा नहीं लगता, और वो हम सबसे पहले वो करा देते हैं, उससे उसको बहुत अच्छा फील है। फिर जिस जगह का डिजीज, जिस जगह का ये कैंसर है, उस
पर्टिकुलर जगह, जैसे ब्रेन में है तो ब्राह्मी वटी, और आंख में है तो सप्तामृत लो, गले में है तो नित्यानंद रस और अदरक, लंग्स में है तो अबरक भस्म, हीरक भस्म और पीपली, वर्तमान पीपली, स्टमक में है तो आंवले और शतावरी का काढ़ा के साथ बंग भस्म, लीवर का है तो उसमें बॉय अमली या तो भूमि अमल की, और इस तरह से हर एक डिजीज, हर एक अंग के अलग अलग ड्रग्स होते हैं, वो सभी को हम यूज करते हैं। तो 3 या 4 महीने में पेशेंट का पूरा यूं आप लोगों को समझ में आ जाए, पेशेंट या तो जनरल पब्लिक को समझ में, उसकी तबीयत जो ऐसी जिगजैग डावाडोल हो गई होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन हो जाती, स्ट्रेट हो जाती, और इससे फिर उसकी आगे की ट्रीटमेंट करना बहुत इजी पड़ जाता है। आप समझो ना कि अगर एक हाईवे स्ट्रेट वे हो तो उसमें ड्राइविंग कितना इजी पड़ेगा, कितना कंफर्टेबल होगा, और अगर ऐसा ऊबड़ खाबड़ और झिकझैक रास्ता होगा तो उसमें चलाना कितना तकलीफ होगी। जब खुद पेशेंट भी बिल्कुल झिकझैक हो गया हो तो पहले उसका, किसी भी फिजिशियन का सबसे पहला कर्तव्य या फर्ज वही रहती है कि उसकी ये हेल्थ जो झिकझैक हो गई उसकी डोरी नीचे से खींच के सीधी करना है। इसको हम आयुर्वेद में धातु साम्य बोलते हैं, जिसमें समदोष, समाग्नि, समधातु, सममल क्रिया और प्रसन्न आत्मेंद्रिय, इतनी चीजों को करके पेशेंट को स्वास्थ्य लाभ पैदा करते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल शब्द है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे पेशेंट अच्छा फील करता है। ये अच्छा फील करना, ये पेशेंट को बड़ा फिर विश्वास बैठ जाता है कि हाँ, ये भले ही मेरी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी उसने भी अच्छा ही फायदा किया, लेकिन ये साहब मेरे को और अच्छा फायदा कराए, ये पहली बार मेरी खुद की ट्रीटमेंट हो रहा हो, ऐसा उसके अंदर फील आता है। अभी तक की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में उसका डिजीज की ट्रीटमेंट हो रहे हो, उसका कोई खास फायदा हो रहा हो ऐसा उसको फील नहीं होता। वो पेपर में पैथोलॉजिस्ट बोलता है कि हाँ तुम्हारे इतने आंकड़े कम हो गए, या ये साइज ट्यूमर का कम हो गया, वो तो बोलता है साहब वो पहले बड़ा था, वो भी मेरे को नहीं पता, अब आपने छोटा करवा दिया, वो भी मेरे को नहीं पता, मुझे तो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, तो टट्टियां ठीक से नहीं होती, नींद नहीं आती, कितना खर्चा हो गया, मेरी लोन में कैसे, ये कितने झंझट होते एक आदमी के, और वो सब उसको और त्रस्त कर देते। अच्छे रिजल्ट, अच्छे रिपोर्ट के उपरांत भी वो उसका त्रास, उसकी त्रस्तता, उसका टेंशन, उसका स्ट्रेस वो कम नहीं होता। ये हम बहुत अच्छी तरह से डील कर लेते हैं आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद, एक तो ये आपके हर एक डिजीज और हर एक ऑर्गन के वाइज ट्रीटमेंट करेंगे, हाजमा ठीक करेंगे, आपकी जो जिगजैग लाइन है उसको लाइन अप कर देंगे। तो फिर 3 महीने के बाद एक्चुअल वो जो 4 चम्मच शरीर में घूम रही है, जो हमने बात की पानी के गिलास में, जैसे शरीर में कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स वो सर्कुलेशन में है, उसको नाबूद करने के लिए हम 21 दिन की एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसको हम अमृत कर्म बोलते हैं। उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुर्वेदिक उपक्रम और पंचकर्म स्पेशली डिजाइन फॉर कैंसर, ऐसे पंचकर्म को, ये तीनों को एक साथ जोड़ के हम एक अमृत कर्म नाम दिया है हमने। है वो सब आयुर्वेद की जो शास्त्रोक्त संहिताएं हैं उसी के रेफरेंस में से ही सब बनाया हुआ है, लेकिन नाम उसको खास अमृत कर्म दिया है क्योंकि ये अमृत करता है शरीर को, शरीर के लिए अमृत समान। उसमें हम करते क्या है कि पेशेंट को भर्ती करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं और
उसके शरीर की जो 7 धातुएं, हमारे सबके शरीर में 7 धातुएं होती हैं जो मोटे तौर पर सभी को पता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सब चीजों से, ये 7 धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ होता है। और ये जो डिजीज कैंसर है वो इसी धातुओं में होता है। कुछ कैंसर रक्त धातु में होते हैं, कुछ कैंसर रक्त धातु में होते हैं, कुछ कैंसर मांस धातु में होते हैं, कुछ मेद में, कुछ अस्थि में, कुछ मज्जा में। इस तरह से सभी जगह पर होता है। अभी तो शुरू हुआ है और बोलते हैं 10 मिनट बाकी है। आपसे इतनी मजेदार बातें हो रही, 10 मिनट में थोड़ी खत्म करूं, आराम से बात करते हैं। तो फिर उसको भर्ती करके उसकी 7 धातुओं को एक के बाद एक साफ करते हैं और ताकतवर बनाते हैं। 2 दिन जो भी वात, फान, हीम उसको बस्ती देते हैं और सब कचरा शरीर से निकालते हैं। और एक दिन तेल की बस्ती देते हैं जिससे ताकत आती है। पूरे शरीर में मालिश होती है, सिकाई होती है, स्टीम बोलते हैं जिसको, वो होते हैं। फिर शिरोधारा, जो मन टेंशन, मन का स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए ये करते हैं। तो हर एक धातु के लिए 3-3 दिन, इस तरह से 21 दिन तक हम पूरे शरीर में जो सर्कुलेटिंग 4 चम्मच वाली बात की ना अपन ने, वो निकालने के लिए वो 21 दिन में ये करो तो अपनी प्रकृति के अनुसार 2 से 2.5 चम्मच जितना कचरा निकल के साफ हो जाता है और बॉडी एकदम क्लीन। पेशेंट खुद बोलता है कि पवित्र फील होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल साफ फील होता है उसको। और ये फिर यही ट्रीटमेंट जो 21 दिन के बाद दौरान भी ओरल खाने वाली गोलियां तो चालू रखेंगे ही, उसके बाद में भी वो गोलियां सब चालू रखेंगे। और 1 आध साल के बाद फिर दोबारा इस तरह से 21 दिन का सफाई का कार्यक्रम, स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। मोदी साहब ने भी स्वच्छता का अभियान पाया, उसी के संदर्भ में हम ये कर रहे हैं। तो दूसरी बार इस तरह से स्वच्छ कर देते हैं शरीर को, डिटॉक्स कर देते हैं, प्योर कर देते हैं, दोष निकाल के शरीर को स्वस्थ बना देते हैं। तो दूसरे अमृत कर्म में बिल्कुल शरीर साफ हो जाता है, निरोगी हो जाता है और पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। लेकिन हाँ, 1-1.5 साल तक ये सब चालू रखना पड़ता है, क्योंकि इसको होने में हमने बोला ना 6 साल, जिसको होने में 6 साल लगे तो वो 6 महीने में थोड़ी ठीक हो। इसलिए उसका आयोजन भी उस तरह से हमको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत, सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक, बीमार जो भी करना पड़े वो सब आयोजन करके ये मुहिम है। कैंसर ट्रीटमेंट एक मुहिम, आंदोलन है। उसमें मैं अकेला काम कर लूं और मेरे पेशेंट को मैं ट्रीट कर दूं और बात खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। द होल फैमिली विल बी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रीटमेंट, दैट इज द ब्यूटी। और इसके साथ फिर योग कराते हैं ताकि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से अच्छे ट्यूनिंग में आ जाए। हमारे को योग से वो ईश्वर से जोड़ने की बात हमारी नहीं है, हमको मन और शरीर को एक दूसरे से ट्यूनिंग में लाना है। क्योंकि मन बहुत फास्ट दौड़ता है, शरीर धीरे दौड़ता है। आप जहां बैठे वहां से आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना हो, आंख बंद की, ये दोस्त के घर पहुंच गए, मन इतना फास्ट है। और शरीर को जाना हो तो उठना पड़ेगा, कपड़े चेंज करो, रिक्शा करो, कार लो और 15 किलोमीटर दूर जाओ, तब जाके पहुंचते। तो ये दोनों के बीच का गैप कम करना है, स्पीड का गैप। ये स्पीड दोनों की इतनी अलग अलग है ना, तो वो योग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। शिरोधारा और योग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन शरीर और मन की स्पीड को एक दूसरे से संवादिता में लाते हैं, एक दूसरे के पास ले जाते हैं। और उसके कारण उसका वो जो 2 मोशन का डिफरेंस है ना, वो कम होकर पेशेंट एकदम कूल एंड काम फील करता है।
ये पूरी हमारी अमृत कर्म की, आयुर्वेद की, ये योग की, ये सब ट्रीटमेंट्स है। और सबसे मजेदार बात ये क्या है कि ये सब के साथ पेशेंट को हर रोज मंदिर जाना, आरती में अटेंड करना, सत्संग करना, गौशाला में गायों का दर्शन, गो दर्शन करना, यज्ञ करना, मंत्र करना, प्रार्थना करना, ये सब तो रूटीन में चलता है। तो पेशेंट इतना फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सभी तरह से सुकून फील करता है। और ये पेशेंट को सुकून फील कराना, ये आयुर्वेद की या एचजीवीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंशन या उद्देश्य है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस इंटेंशन में, इस उद्देश्य में हम ऑलमोस्ट मोर देन 80% सक्सेस रहे हैं अभी तक। Since the inception of this hospital in 2017, it was inaugurated by Narendra Bhai Modi himself. And since then, we have treated more than 1,000 patients of cancer and various malignancies on this line of treatment. And we are very hopeful. हम बहुत खुश हैं, या we are आपसे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इससे हमारे 80% पेशेंट्स पॉजिटिवली पॉजिटिव हेल्थ फील करके, पॉजिटिव हेल्थ अचीव करके यहां से गए हैं। और ये हमारे लिए बड़े संतोष की बात है। ये हुआ जो एक्चुअल पेशेंट आए उसको ठीक करना, उसको अच्छा फील कराना, उसका अमृत कर्म करना, उसका अमृतीकरण करना, उसको पॉजिटिव हेल्थ फील कराना और पॉजिटिव हेल्थ प्रोवाइड करना, ये सब हमारा कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से हम आज तक निभाते आए हैं और ये हम आपको शेयर करना चाहते हैं। अब एक तीसरी बात भी है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो सभी के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स इनएविटेबल, अवश्यंभावी होने ही है। इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट होती ही है, ये न्यूटन का नियम, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अबाउट। तो वो कीमोथेरेपी के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स होती है, रेडियोथेरेपी के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स होती है। कुछ पेशेंट तो उससे ही परेशान होके हमारे पास आते हैं कि भाई कैंसर तो ठीक, पहले मेरी ये साइड इफेक्ट ठीक करो। तो उस मोर्चे पर भी हम लड़ते हैं और पेशेंट को स्पेशल प्रोटोकॉल 3 दिन, 6 दिन या 9 दिन का ऐसा प्रोटोकॉल देके उसको कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स दूर करते हैं, या तो अगर अगली कीमोथेरेपी के लिए उसको तैयार कर देते हैं ताकि अगली कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो, क्योंकि वो कीमोथेरेपी देनी तो पड़ती है और लेनी भी पड़ती है। और हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे यहाँ जो कीमोथेरेपी लेता है उसको साइड इफेक्ट में बहुत कटौती मिलती है, आयुर्वेद से, योग से, अमृत कर्म से, शिरोधारा से, पंचकर्मा, बस्ती एक्सेट्रा। और कभी ये सब करते हुए बीच में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई तकलीफ आ ही सकती है, ये तो डिजीज ही ऐसा है। तो हमारे पास उसको डील करने वाले इंग्लिश डॉक्टर, जिसको एलोपैथ डॉक्टर या तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे, वो सबकी पूरी टीम हम मौजूद है और 24 घंटे पेशेंट के लिए वो बिल्कुल डेडिकेटेड टीम मौजूद है। और आयुर्वेद और एलोपैथी को सबसे पहली बार ट्यूनिंग में हमने बनाया है। तकरीबन हर जगह पर एक दूसरे के, आप सब जानते हैं कहां मैं जा रहा हूं, दिस इज द वेरी यूनिक सेंटर वेयर आ perfect tuned teams of Ayurveda and allopathy, and both veterans, seasoned and senior most physicians all together work as a team under the pious and inspirational
guidance of saint साधु स्वामी परम पूज्य माधव प्रियदास स्वामी, परम पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी, परम पूज्य भक्तवत्सल स्वामी, and the whole team of Swaminarayan विश्वविद्या संकुल SGBP कैंपस के सभी साधुओं के आशीर्वाद, प्रार्थनाएं, गायों का आशीर्वाद, यज्ञ नारायण देव का आशीर्वाद, पूरा एम्बियंस एंड एटमॉस्फेयर, वो सब वेद ऋषि वेद कुमार का वेद गान का, ये सभी से ये आयुर्वेद योग और एलोपैथी के साथ दवा और दुआ, ये दोनों एक साथ इस जगह पर उपस्थित या तो अवेलेबल है। ये इस संस्था का या एसजीबीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल का सबसे यूनिक फायदा, सबसे स्पेशल फायदा है। तो मैं आप सब लोगों को, मेरे सब सुनने चाहने वालों को ये खास बताना चाहता हूं कि आप, भगवान करे आप दीर्घायु और स्वस्थ रहे, लेकिन किसी प्रारब्ध के योग से आपको आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदारों में, आपके एरिया में किसी को भी ऐसा हुआ हो और कोई आपको पूछता है कि भाई क्या करना चाहिए, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू प्लीज रिफर दिस टाइप ऑफ पेशेंट। ऐसे पेशेंट को आप कहिए कि आप एसजीबीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल में जाइए, आपका बहुत जितना भला हो सकेगा उतना यही हो सकता है। बाकी थोड़ा बहुत भला ये करे, थोड़ा बहुत भला ये करे, थोड़ा बहुत भला वो करे, ऐसे 3-4 जगह पर अपने मोर्चे खोल के बैठना वो सामान्य आदमी की ताकत के बाहर की बात है। उसको एक ही जगह का सब तक मिल जाता है। तो ये जैसे वो मॉल नहीं होते, उसी तरह से आयुर्वेद, एलोपैथी, योग, धर्म, दवा और दुआ सभी का, गाय यज्ञ सभी का एक जगह का मॉल, हेल्थ का मॉल, यहाँ आप सब कुछ पाएंगे। और यहाँ जो भी है वो हर जगह पर है, और जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। ऐसी अद्भुत ये संस्था है, इसका लाभ सब लोगों को लेना चाहिए। हमारी पूरी टीम आयुर्वेद वैद्यों की, योग की, पंचकर्म की और मॉडर्न डॉक्टर्स की, सभी वर्ल्ड लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल का ये पूरा ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। आप सब लोग प्रेम से सुने मेरे को, आप सब लोगों ने मुझे सुन के मेरे बारे में, हमारी टीम के बारे में जानने की मैंने जो कोशिश की उसको सुना, समझा, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय आयुर्वेद, वंदे मातरम, जय हिंद।